विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय शिक्षा अर्थात वैदिक शिक्षा अपने आप में मौलिक शिक्षा प्रणाली थी। हमारे देश में उस प्राचीन काल में भी शिक्षा की सुव्यवस्थित रूप व्यवस्था थी, जिस काल में विश्व के अन्य देश व्यवस्थित शिक्षा से परिचित नहीं थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा कुछ अति विशिष्ट गुणों एवं विशेषताओं से युक्त थी। इस प्राचीन भारतीय शिक्षा ने जहाँ एक महान भारतीय संस्कृति के विकास में भरपूर योगदान दिया, वहीं असंख्य महान व्यक्तित्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर PN प्रभु ने इस प्रकार कहा है, इसने शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया, जिनकी मानसिक शक्तियाँ सुविकसित थी तथा जिनकी ज्ञान भावना पवित्र एवं क्रियाशील थी। तो ये हम देखें प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 1, विद्यारंभ संस्कार का प्रचलन। वैदिक काल में शिक्षा धर्म पर आधारित थी, अतः शिक्षा को प्रारंभ करते समय भी एक धार्मिक संस्कार को संपन्न किया जाता था। इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। कुछ विद्वानों ने इस संस्कार को अक्षर स्वयंकरणम भी कहा है। जो हमारे 16 संस्कार हैं वो हमारी शिक्षा से संबंधित हैं। बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए यह संस्कार दिया जाता था। यह भी कहा जा सकता है कि बालक को अक्षर ज्ञान प्रदान करने के समय यह संस्कार दिया जाता था। डॉक्टर वेदमित के शब्दों में यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः समस्त जातियों के बालकों के लिए था। इस महत्वपूर्ण संस्कार के अवसर सर्वप्रथम बालक द्वारा सरस्वती, विनायक तथा कुल देवताओं की उपासना की जाती थी। अगला है उपनयन संस्कार का महत्व। उपनयन संस्कार का महत्व। वैदिक तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषता उपनयन संस्कार को अनिवार्य रूप से संपन्न करना भी था। शाब्दिक अर्थ के अनुसार उपनयन संस्कार से आशय है बालक को गुरु के पास ले जाना। इस अर्थ के अनुसार जब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास अर्थात गुरुकुल में ले जाया जाता था, तब उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था। इस अवसर पर सर्वप्रथम गुरु द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। तदुपरांत व्यवस्थित शिक्षा प्रदान की जाती थी। पूर्व वैदिक काल में उपनयन संस्कार के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। प्रत्येक वर्ण के बालक का उपनयन संस्कार आवश्यक था। उस काल में वर्ण का निर्धारण जब नहीं अपितु कर्म होता था, परंतु जब वर्ण व्यवस्था क्रमशः जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी, तब शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया तथा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के बालकों को ही उपनयन संस्कार होने लगा। ये उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग थी। जैसे ब्राह्मण के बालकों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य बालकों के लिए 12 वर्ष की निर्धारित की गई। और ऐसा माना जाता था कि उपनयन संस्कार के साथ ही साथ 600 अवस्था भी बालक की समाप्त हो जाती है। जिस पर उपनयन संस्कार की ये महत्ता थी कि उपनयन संस्कार के बिना कोई भी बालक वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। जिस प्रकार से कोई जो मुसलमान है वो बिना कलमा पढ़े हुए मुसलमान नहीं बन सकता, बबिस्ता में के कोई ईसाई नहीं बन सकता। इसी प्रकार से कोई भी बालक बिना उपनयन के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। अगला समावर्तन संस्कार का प्रचलन। समावर्तन संस्कार से आशय घर लौटना। प्राचीन भारतीय समाज में जिस प्रकार शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर इस संस्कार का आयोजन किया जाता था, उसी प्रकार शिक्षा के पूर्ण होने पर भी संस्कार संपन्न करने का प्रचलन था। इस अवसर पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। प्रचलन के अनुसार 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार होता था।
इस संस्कार के संपन्न होने के साथ ही साथ शिक्षार्थी शिक्षा पूर्ण कर गुरुकुल से विदा लेकर अपने घर गमन करता था। इसी संस्कार के साथ ही साथ ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूर्ण समझी जाती थी। यह वर्तमान में विश्वविद्यालयों में दिए जाने वाले दीक्षांत समारोह के समान है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने समर्थन उपदेश का सार इस प्रकार हुआ करता था। हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाण मत करना, जो अच्छे कार्य हमने तुम्हें किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है। वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु तथा अवधि संबंधी निबंध। वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था। उपनयन संस्कार कब हो, इसके विषय में कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाता था। सामान्य रूप से 8 से 12 वर्ष की आयु के मध्य उपनयन संस्कार हुआ करता था। महर्षि वर्णों के अनुसार उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य बालकों के लिए क्रमशः 8, 11 तथा 12 वर्ष की आयु उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित की थी। मनु ने उपनयन संस्कार की निम्नतम आयु के साथ ही साथ उच्चतम आयु का भी उल्लेख किया था। उनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य परिवार के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु क्रमशः 16, 22 तथा 24 वर्ष की हो सकती थी। उपनयन संस्कार की आयु के साथ ही साथ वैदिक काल में अध्ययन काल भी निर्धारित था। सामान्य रूप से उपनयन संस्कार के उपरांत बालक को 12 वर्ष तक का अध्ययन करना होता था। विशिष्ट एवं व्यापक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को क्रमशः 36 अथवा 48 वर्ष की आयु तक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। भिन्न भिन्न अवधि तक शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को क्रमशः स्नातक, वसु, रुद्र तथा आदित्य की उपाधियां प्रदान की जाती थी। शिक्षा ग्रहण करने का वातावरण अथवा विद्यालय। किसी भी काल की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करते समय शिक्षा ग्रहण के वातावरण अथवा विद्यालय के स्वरूप का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। जहाँ तक वैदिक काल के विद्यालयों का प्रश्न है, इस विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के आधार पर डॉक्टर अल्तेकर ने इस विषय में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किए हैं। अच्छे मौसम में कक्षाएं वृक्षों की छाया में होती होंगी, किंतु वर्षा ऋतु में किसी प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। जहाँ तक देवालयों में शिक्षा ग्रहण करने का कोई वाले छात्रों का प्रश्न है, वहाँ उनके लिए भव्य और विशाल भवन थे। वैदिक काल में शिक्षण की प्रक्रिया अधिक से अधिक प्राकृतिक वातावरण में संपन्न होती थी। सामान्य रूप से तपोवन में ही ऋषि मुनि ज्ञान के व्याख्यान किया करते थे। तपोवन का वातावरण शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में ही होता था। शिक्षार्थी प्रकृति के निकट संपर्क में रहते थे। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण का शिक्षार्थियों की मानसिक, शारीरिक तथा सौंदर्य बोध के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता था। छठा है गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन। वैदिक शिक्षा अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करते समय इस काल में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली का उल्लेख करना आवश्यक है। गुरुकुल प्रणाली की सैद्धांतिक मान्यता को डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। वैदिक कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमानों पर छात्रों के उत्पादन में। गुरुकुल से आशय गुरु के आश्रम से था। सामान्य रूप से गुरु किसी नगर अथवा ग्राम से कुछ दूरी पर किसी रमणीक प्राकृतिक स्थान पर अपना आश्रम स्थापित किया करते थे। यह आश्रम शिक्षा के दृष्टिकोण से गुरुकुल कहलाता था। शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक छात्रों को स्थायी रूप से गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। इस प्रकार गुरुकुल आवासीय विद्यालय थे। गुरुकुल के निर्धारित नियम होते थे, जिनका पालन प्रत्येक छात्र के लिए समान रूप से अनिवार्य होता था।
गुरुकुल में छात्रों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ करता था। भले कोई छात्र राजा का पुत्र हो या किसी निर्धन कृषक या साधारण सैनिक का, गुरुकुल में रहकर छात्र को गुरु की सेवा करनी होती थी तथा भिक्षाटन के लिए जाना भी आवश्यक था। गुरुकुल में रहकर छात्र गुरु के क्रियाकलापों का निकटता से अवलोकन करते थे तथा उनके विचारों को कार्यों के माध्यम से सीखते थे। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जीवन केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी। सातवां है वैदिक शिक्षा का स्वरूप। वैदिक शिक्षा मूल रूप से धर्म केंद्रित शिक्षा थी। धार्मिक मान्यता से ही शिक्षा के आदर्शों, उद्देश्यों, व्यवस्था, विषय सामग्री तथा छात्रों के शैक्षिक कार्यकलापों का निर्धारण होता था। ज्ञान को अर्जित करना एवं धार्मिक कर्तव्य स्वीकार किया जाता था। धर्म के माध्यम से ही ज्ञानार्जन किया जाता था। वैदिक शिक्षा के धर्म पर आधारित स्वरूप के विषय में गुन्नार मिर्डल का प्रस्तुत कथन उल्लेखनीय है। शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्रों, देव गीतों, धर्म ग्रंथों का उस समय तक पाठ किया था जिस समय तक वे कंठस्थ नहीं हो जाते थे, क्योंकि उस समय ये पुस्तकें ज्यादा नहीं होती। सर्वसुलभ तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। सर्वसुलभ तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन भारत में नियमानुसार शिक्षा सर्वसुलभ थी। इसका मुख्य कारण था कि शिक्षा निःशुल्क थी। निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने के कारण कोई भी बालक आर्थिक कारणों से शिक्षा प्राप्ति से वंचित नहीं रहता था। वैदिक काल में शिक्षा शुल्क नहीं था। इसके स्थान पर गुरु दक्षिणा का प्रचलन था। गुरु दक्षिणा कोई निर्धारित शुल्क नहीं था। इसका रूप कुछ भी हो सकता था। संपर्क छात्र भले धन, भूमि, पशु, अन्न भंडार कुछ भी दे सकते थे, परंतु शंकराचार्य ने अपने गुरु को मात्र लौंग ही गुरु दक्षिणा के रूप में दिए थे, तब उसी से उनकी गुरु संतुष्ट हो गए थे। गुरु दक्षिणा का एक रूप शिष्य एकलव्य द्वारा गुरु दक्षिणा को अपने हाथ का अंगूठा देना भी था। वैदिक काल में शिक्षा को अनिवार्य मनाने के प्रयास किए गए थे। इस तथ्य को डॉक्टर वेद वितर ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। मनु का कथन है कि राज्य और समाज को 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस आयु के उपरांत घर पर रखें उसको दंड दिया जाना चाहिए। शिक्षण पद्धति तथा शिक्षण का समय। प्राचीन अथवा वैदिक शिक्षा की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि उस काल में व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। बालक तथा शिशु के समुचित विकास के लिए व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति को उत्तम माना जाता है। इसमें गुन्नार मिर्डल का कथन है इस प्रकार है। हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति व्यक्तिगत थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे। इस काल में शिक्षण के लिए गुरुजन मुख्य रूप से प्रवचन तथा व्याख्यान विधि को ही अपनाया करते थे। श्रवण, मनन, चिंतन, स्वाध्याय तथा पुनरावृत्ति के माध्यम से विषय के ज्ञान को पूर्ण रूप से अर्जित किया जाता था। गुरु विषय को शुद्ध उच्चारण के माध्यम से शिष्य को सुनाते थे तथा शिष्य भी उसी प्रकार शुद्ध उच्चारण को सीखते थे। बाद में शिष्य एकांत में स्वयं उच्चारण का अभ्यास करते थे तब विषय को भलीभांति समझने के लिए चिंतन, मनन तथा स्वाध्याय का अभ्यास करते थे। यदि विषय के प्रति किसी प्रकार शंका या समस्या होती तो उसके समाधान तथा विषय के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकतानुसार वाद विवाद, शास्त्रार्थ और प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर का कथन उल्लेखनीय कि प्राचीन भारतीय कक्षाएं साधारण छोटी होती थी और उनमें 15 या 20 छात्र से अधिक होते थे अथवा शिक्षा द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। कक्षा न्याय की पद्धति का प्रचलन। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता कक्षा न्याय की पद्धति का प्रचलन भी थी। इस पद्धति के अंतर्गत
इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी कि उच्च कक्षा के कुछ विशिष्ट प्रतिभा संपन्न छात्रों को चुनकर नायक नियुक्त किया जाता था। ये नायक छोटी कक्षाओं के छात्रों की शिक्षण का कार्य करते थे तथा शिक्षक के कार्य में सहयोग दिया करते थे। इन नायकी व्यवस्था से दो प्रकार के लाभ हुआ करते थे। प्रथम लाभ यह था कि शिक्षक को शिक्षा कार्य में सहयोग प्राप्त हो जाता था तथा किसी कारणवश शिक्षक के अनुपस्थित होने की स्थिति में संबंधित कक्षा के शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। तृतीय लाभ स्वयं नायक को प्राप्त होता। नायक के रूप में चुने गए छात्रों को शिक्षण का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। वे कुछ समय उपरांत अपनी शिक्षा पूर्ण करके योग्य शिक्षक के रूप में कार्य करने लगते थे। अगला है छात्र जीवन संबंधी नियम एवं नियमों का महत्व। प्राचीन तथा अथवा वैदिक काल में छात्र जीवन अत्यधिक नियमित था। छात्र जीवन से संबंधित विभिन्न नियम निर्धारित थे तब प्रत्येक छात्र को निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था। इस प्रकार के कुछ मुख्य नियमों का परिचय ऐसे है। नंबर 1, दिनचर्या संबंधी नियम। छात्र जीवन में नियमित दिनचर्या का सर्वाधिक महत्व होता है। वैदिक काल में छात्र की दिनचर्या अत्यधिक नियमित थी। छात्रों के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता था। उठने के उपरांत नित्य कर्मों शौच एवं स्नान आदि निवृत्त होकर अनिवार्य रूप से संध्या हवन आदि धार्मिक क्रिया को विधि रूप संपन्न करना होता था। इन कार्यों के उपरांत शैक्षिक गतिविधियां प्रारंभ होती थी। छात्र पहले पढ़े हुए पाठों को दोहराते थे तथा उनके अभ्यास करते थे। इसके साथ ही नए पाठों को सीखने की प्रक्रिया चलती थी। दोपहर के समय भोजन एवं विश्राम के लिए अवकाश होता था। इस मध्यकाल के उपरांत पुनः छात्रों द्वारा अध्ययन कार्य किया जाता था। सायंकाल पुनः संध्या एवं भजन धार्मिक कार्य किए जाते थे। इसके उपरांत रात्रि का भोजन ग्रहण करने का नियम था। इस प्रकार स्पष्ट है कि छात्रों का दैनिक जीवन पर्याप्त व्यस्त एवं नियमित होता था। खान पान संबंधी नियम। प्राचीन भारत में छात्रों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मान्यता है कि आहार का बौद्धिक एवं मानसिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। इस पर विषय में महेश वन ने छात्रों के खान पान को नियमित करते हुए निर्देश दिया है कि छात्रों को सदैव मिताहारी होना चाहिए। हर प्रकार के तामसिक आहार से बचना चाहिए। मांस, मदिरा, अन्य मादक पदार्थ तथा पान आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। छात्रों को दिन में केवल 2 ही बार आहार ग्रहण करना चाहिए। एक बार दोपहर को तथा दूसरी बार सायंकाल को अर्थात रात्रि से पहले। समान रूप से माना जाता था कि अधिक मात्रा में तथा तामसिक आहार ग्रहण से छात्रों के आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 3, वेशभूषा संबंधी नियम। प्राचीन काल में छात्रों की वेशभूषा संबंधी नियम भी निर्धारित थे। छात्रों के हर प्रकार के बनाव श्रृंगार वर्जित थे। वे अंजन, इत्र, छाते, जूतों तथा फूल माला का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इस काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के सुगंधित लेप भी छात्रों के लिए वर्जित थे। इन वर्जनाओं के विपरीत प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य रूप से यज्ञोपवीत धारण करने का भी नियम था। महर्षि मनु ने छात्रों की वेशभूषा का निर्धारण उनकी जाति के अनुसार किया था। यह नियम था कि प्रत्येक छात्र मेखला धारण करे। ब्राह्मण छात्रों के लिए मुंज की, क्षत्रिय छात्रों के लिए तांत की तथा वैश्य छात्रों के लिए ऊन की मेखला धारण करने का विधान था। जहाँ तक शरीर को ढकने का प्रश्न था, उसके लिए अलग अलग वस्त्र निर्धारित थे। शरीर के कट प्रदेश के लिए ब्राह्मण सन के वस्त्र, क्षत्रिय रेशम के वस्त्र तथा वैश्य ऊन के वस्त्र धारण करते थे। शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए क्रमशः काले मृग, चित्रदार मृग तथा बकरी की खाल के प्रयोग का विधान था। चौथा, आचार व्यवहार संबंधी नियम। प्राचीन भारतीय शिक्षा में आदर्शवादी दृष्टिकोण को विशेष महत्व दिया जाता है अतः इस काल में छात्र के आचार व्यवहार
के प्रति विशेष ध्यान दिया था। छात्रों को प्रारंभ से शिष्टाचार, नम्रता, आत्मसंयम तथा मर्यादा के पालन की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य पालन व्रत का पालन करना अनिवार्य था। इसके साथ ही साथ छात्रों को काम, क्रोध, मद, लोभ एवं दूषित विचारों से मुक्त रहने की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों के लिए हवन एवं संध्या में नियमित रूप से भाग लेना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य छात्रों के जीवन को पवित्र एवं नियमित बनाना भी था। छात्रों को गुरुजनों तथा समाज के समस्त वृजनों का सम्मान करना भी आवश्यक था। छात्रों के आदतों संबंधी नियम। प्राचीन काल में समस्त छात्रों को सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करने की आदत डाली जाती थी। इस विषय में धनी और निर्धन, उच्च एवं निम्न वर्ग के छात्रों में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाता था। इस स्थिति में छात्र जीवन में निर्धन परिवार के छात्रों तथा राज परिवार के छात्रों को समान रूप से विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्राचीन काल में गुरु शिष्य के पारस्परिक संबंध, ये 12वां है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के तटस्थ मूल्यांकन के लिए गुरु शिष्य के पारस्परिक संबंधों को जानना अत्यधिक आवश्यक होता है। शिक्षा की प्रगति एवं सफलता भी एक सीमा तक गुरु शिष्य के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करती है। जहाँ तक प्राचीन अथवा वैदिक शिक्षा प्रश्न है, इस काल में गुरु शिष्य संबंध अत्यधिक मधुर, घनिष्ठ तथा कर्तव्यपरायणता से परिपूर्ण थे। अतः आदर्श गुरु शिष्य संबंध वैदिक शिक्षा की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। डॉक्टर अल्तेकर ने स्पष्ट किया है, शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ था। ये संबंध उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। शिक्षक के जो कर्तव्य है छात्रों के प्रति, वह वैदिक काल में गुरु अथवा शिक्षक की भूमिका जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और वह अपने छात्र के प्रति उसके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता की भूमिका निभाता था और उसका अपने छात्र के प्रति पुत्रवत व्यवहार होता था और उसे स्नेह एवं कर्तव्य से प्रेरित होकर अपने छात्र के शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास के लिए निरंतर प्रयास किया करते थे। छात्र के कर्तव्य शिक्षक के प्रति। प्राचीन तथा वैदिक काल में शैक्षिक वातावरण में शिष्य अपने गुरु को पिता तुल्य सम्मान प्रदान करते थे। छात्रों का कर्तव्य था कि वे गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। हर प्रकार से गुरु की सेवा करना छात्र का परम कर्तव्य माना जाता था। छात्र स्वेच्छा से एवं अत्यधिक लगन से गुरुकुल के समस्त कार्य किया करते थे। वास्तव में प्राचीन काल में छात्र के लिए गुरु का स्थान बहुत ऊंचा था। वह किसी भी प्रकार से राजा, माता पिता या देवता से निम्नतर नहीं माना जाता था। विशेष गुरु की महत्ता इस श्लोक से समझी जा सकती है। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन शिक्षा में दंड व्यवस्था। शैक्षिक जीवन काल में अत्यधिक अनुशासन एवं व्यवस्था का काल माना जाता है। अनुशासन एवं व्यवस्था बनाने के लिए ये उपाय दंड भी है। अथवा किसी भी शिक्षा प्रणाली में दंड के प्रति स्वीकृत दृष्टिकोण का विचार करना भी अनिवार्य होता है। जहाँ तक प्राचीन तथा वैदिक शिक्षा प्रणाली का प्रश्न है, उस काल में छात्रों को अनुशासित, नियमित एवं व्यवस्थित जीवन व्यतीत न करने पर दंड देने का विधान भी था। इस काल में मुख्य रूप से अपनाए जाने वाले दंड थे छात्र को गुरु द्वारा समझाना बुझाना, आवश्यक उपदेश देना तथा उपवास अथवा भूखा रखना। तथा जहाँ तक शारीरिक दंड का प्रश्न है, इस विषय में मतभेद है। आप ने स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में गुरु छात्र को दंड करने के लिए उपवास रखवा सकता था तथा उसे अपने पास से दूर भेज सकता था।
स्फूर्तिकार महेश मनु ने दंड विधान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुरु छात्र को रज्जु या पतली छड़ी से प्रताड़ित कर सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में दंड का प्रचलन तो था, परंतु सामान्य रूप से कठोर दंड नहीं दिया जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हम इस बात पर विचार किया जाता है कि शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र है या किसी अन्य सत्ता के नियंत्रण में है। समान रूप से राज्य अथवा पूंजीपति वर्ग तथा शिक्षा को नियंत्रित करने के उदाहरण मिलते हैं, परंतु प्राचीन भारतीय शिक्षा हर प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। गुरुकुल के अध्यक्ष या प्रधान शिक्षक द्वारा ही शिक्षा की नीति, स्वरूप आदि का निर्धारण होता था। राज्य या सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप वर्जित था। इसी तथ्य को डॉक्टर P.N. प्रभु ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है: प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दलबंदी के किसी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। उपयुक्त विवरण द्वारा प्राचीन अथवा वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक उन्नत एवं कल्याणकारी थी। इस गौरवमय शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर F.E. केई ने कहा है, ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्य के पतन और समाज के परिवर्तन से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्ष तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा।